अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज आवर टॉपिक अबाउट लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मुआहदा था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने कंप्रोमाइज करके कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव पे इन्होंने जो है एग्रीमेंट किया था, जैसे कि मुसलमानों को 1/3 सीट्स पे कांग्रेस से एग्री हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह इस तरह चीजों के ऊपर कांग्रेस ने बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज किया मुस्लिम लीग के साथ। इस लखनऊ पैक्ट के बाद मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में एतमाद जो है वो मजीद बढ़ गया, और दोनों का यही कॉमन ऑब्जेक्टिव था कि वो अंग्रेज सरकार से मिलकर इस पॉइंट्स के डिमांड करेंगे। तो इसके बैकग्राउंड यही है कि मुस्लिम लीग 1906 में वजूद में आती है। इन 1906 मुस्लिम लीग कम इनटू बीइंग। शुरू में मुस्लिम लीग जो था वो एक मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन था, और इसके ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन जो मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन आइन था उसी में यही लिखा गया था कि मुस्लिम लीग विल बी लॉयल टू द ब्रिटिश एम्पायर। मुस्लिम लीग ब्रिटिश एम्पायर का लॉयल रहेगा, वफादार रहेगा। ठीक है। ये इसीलिए था क्योंकि मुसलमान आबादी में कम थे। वो लगभग 25% थे हिंदुस्तान में। तो जो भी आगे रिफॉर्म्स आना है उसमें ब्रिटिश एम्पायर का बहुत ज्यादा से था इसी रिफॉर्म्स के अंदर। तो इसलिए मुस्लिम लीग ने यही कहा कि अगर हम ब्रिटिश एम्पायर के लॉयल रहेंगे तो ब्रिटिश एम्पायर उसके बदले में मुसलमानों के इंटरेस्ट का तहफुज करेगा। लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो मुसलमान बहुत खुश थे। मुस्लिम लीग वाले बहुत खुश थे इसी से, पार्टीशन ऑफ बंगाल से। लेकिन आगे चलकर 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल दोबारा कैंसिल होता है, और वो जो बंगाल दो हिस्सों में टूट चुका था दोबारा जुड़ जाता है, जो कि ये मुसलमानों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ये हुआ। वजह यह तक कि हिंदू जो थे वो तादाद में ज्यादा थे, और ज्यादा तादाद होने की वजह से उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला। उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर जब प्रेशर डाला तो उसके नतीजे में अंग्रेज उस फैसले से पीछे हट गए बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से। दूसरा कानपुर मस्क ट्रेजिडी हुआ, जिसमें एक मस्जिद था कानपुर के अंदर, और वहां पर एक रोड बनाया जा रहा था। तो रोड को फैलाना था, जहां पर एक मस्जिद के एक साइड को गिराया गया। ठीक है। लेकिन इससे पहले जब अंग्रेज इसको गिरा रहे थे कानपुर मस्क को बढ़ाने के लिए, तो वहां पर मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए अंग्रेज सरकार ने डायरेक्ट गोलियां चलाई, जिसमें से 22-23 लगभग मुसलमान शहीद हो गए थे। तो इस इवेंट के बाद मुसलमानों को जो जब बहरम बहुत ज्यादा बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है, तो अब मुस्लिम लीग का जो स्टांस था पहले के वी विल बी लॉयल टू द ब्रिटिश एम्पायर, अब उस चीज का कोई फायदा उसे नहीं पहुंचा। एक तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हिंदू के मेजोरिटी होने की वजह से कैंसल हो जाता है वही फैसला, और दूसरा बेदर्दी के साथ मुसलमानों को कत्ल किया जाता है। अब मुस्लिम लीग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया, उसके अंदर उन्होंने चेंज लाया। अब उन्होंने कहा कि हम जब भी कोई फैसला करेंगे तो हम बाकी पार्टियों के साथ, बाकी कम्युनिटी कांग्रेस वगैरह के साथ मिलकर थ्रू डायलॉग हम अपने मसाइल हल करेंगे, बजाय अंग्रेज के लॉयल रहने का। हमें अब कुछ फायदा नहीं होगा, इससे बेहतर है कि हम बाकी कम्युनिटीज के साथ डायलॉग्स के जरिए अपने मसाइल हल करें। ठीक है। फिर इसमें से एक दूसरा शख्स है सैयद नबी उल्लाह। इसने भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ बैठे और अपने मसले हल कर रहे। तो इसकी एक कोटेशन है, इसमें ये यही कह रहा है कि हिंदू एंड मुस्लिम स्टेटमेंट एंड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, असेंबली के जो मेंबर्स है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो लोग हैं, उन्हें चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ बातचीत करे, एक दूसरे के राय का एक्सचेंज करे, व्यूज का एक्सचेंज करे एक दूसरे के साथ। तो इसी के जरिए ही वो लोग जो है सुलझाव कर सकते हैं और अपने मसाइल हल कर सकते हैं। अगर इन दोनों के बीच में मसाइल हल होते हैं तो ये हिंदुस्तान या मुल्क के इंटरेस्ट के लिए ठीक होगा। अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो ये हिंदुस्तान के मुफाद के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो ये सईद नबीउल्लाह ने प्रैक्टिकली तौर पर भी इसमें किरदार अदा किया था। ये एक मुस्लिम मेंबर था मुस्लिम लीग का। फिर एक अंग्रेज था विडरबन। ये कांग्रेस पार्टी का ये लीडर था, प्रेसिडेंट था। कांग्रेस पार्टी में कई अंग्रेज प्रेसिडेंट भी आए थे। तो उसी का भी एफर्ट्स था, वो भी चाह रहा था कि हिंदू मुसलमानों के बीच में
ये नफरत खत्म हो, दोनों साथ बैठे। ठीक है। फिर आगे चलकर वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड, उन्होंने भी कहा था कि हम रिफॉर्म्स लाएंगे। ठीक है। तो वो जो रिफॉर्म्स का उन्होंने वादा किया था, उसी हवाले से भी अब जब रिफॉर्म्स ने आना है तो इसके लिए जरूरी था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ बैठे और कोई नुक्ते पर पहुंच जाए ताकि दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो। तो इसलिए फिर अंग्रेज सरकार से आगे चलकर उससे बात करना भी आसान होगा। ठीक है। और वो रिफॉर्म जो है वो इजीली अंग्रेज दे सकते हैं अगर दोनों के एक ही ऑब्जेक्टिव हो, दोनों साथ मिलकर अंग्रेज सरकार पर प्रेशर डाले। फिर सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का होता है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ा किरदार अदा किया, उसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर्स को साथ बिठाया। सही है। अभी ये वो टाइम था कि कायद आजम मुस्लिम लीग में भी था और कांग्रेस में भी था, दोनों पार्टियों का मेंबर था कायद आजम। तो इसलिए दोनों पार्टीज के जो रहनुमा थे उनके साथ कायद आजम के ताल्लुकात थे, दोनों के साथ बैठ रहा था, तो दोनों को उन्होंने कन्विंस किया और दोनों को बिठा दिया साथ। और इस वजह से कायद आजम को कहा जाता है एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये टाइटल 1916 में कायद आजम को दिया गया। ये टाइटल देने वाली शख्सियत जो थी वो सरोजिनी नायडू, ये खातून थी। कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस पार्टी में थी एक खातून। तो उसी ने कायद आजम को इस एफर्ट के बदले में ये टाइटल दिया था, मुस्लिम हिंदू इत्तेहाद का सफीर। ठीक है। और यकीनन वो सफीर ही था जिन्होंने अपने कावशों के जरिए दोनों पार्टियों को बिठा दिया था और दोनों पार्टियों ने बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज किया था। ज्वाइंट सेशन दोनों की होती है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ डिमांड रखते हैं, दोनों एक दूसरे के डिमांड्स को एक्सेप्ट करते हैं और दोनों कॉमन एजेंडे के ऊपर अ, एक साथ आ जाते हैं। यूनिटी दोनों के बीच में पैदा होती है और फिर उसके आगे चलकर ये लोग अंग्रेज सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं। लेकिन लखनऊ पैक्ट डायरेक्ट नहीं हुआ। लखनऊ पैक्ट हुआ था दिसंबर 1916 में, लेकिन उससे पहले अक्टूबर 1916 में भी दोनों पार्टी मिलकर बैठे थे। उन्होंने कई चीजों पर इत्तेफाक किया। ठीक है। कुछ चेंजेस हुए। फिर आगे चलकर मजीद उसी बातों के अंदर डिमांड्स के ऊपर वो जो ड्राफ्ट बना रहे थे मुआहदे का, उसी के अंदर मजीद चीजें ऐड और डिलीट हुई। जाकर एंड में दिसंबर के सेशन में फिर दोनों पार्टी बैठते, तो मतलब 3 दफा ये रहनुमा बैठ गए। पहले अक्टूबर में डिमांड्स हुए, फिर उसमें कुछ रिफॉर्म्स ऐड किए गए, कुछ डिलीट हुए, फिर फाइनल साइन होता है दोनों पार्टी के दिसंबर 1916 में लखनऊ में। और इसी तरीके से ये मुआहदा दोनों के बीच में साइन होता है, दोनों की डिमांड एक दूसरे के डिमांड को कबूल कर लेते हैं। ठीक है। आगे चलकर फिर हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन थे। तो पहले मैंने आपको कहा था कि ये था कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट। ठीक है। जिनकी बहुत ज्यादा काविशें थी इसी हवाले से। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। सही है। यूनिटी कॉन्फ्रेंस इसने एक दफा बुलाया था, जिसमें दोनों पार्टियों को इन्होंने बिठाया था 1911 में। तो इसने इनिशिएटिव लिया था, जिसमें 60 हिंदू थे और 40 मुस्लिम थे। तो ये विडरबर्न की जो था उनकी भी काविशें थी इसमें, जैसे पहले मैंने आपको बताया था। फिर काजिज में यही है कि अंग्रेज भी अभी रिफॉर्म्स देने वाले थे। क्यों देने वाले थे? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 हुई, अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों से बात की कि अगर इंडियन सपोर्ट करेंगे इसी जंग में अंग्रेजों की, तो अंग्रेज क्या करेंगे, सपोर्ट के बदले में इंडिया को रिफॉर्म्स देंगे। और रिफॉर्म्स चौंके आने वाले हैं, तो इसलिए जरूरत इसी बात की थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ बैठे। तो ये कई कई इवेंट्स थे जिसकी वजह से दोनों साथ बैठते और ये मुआहदा तय करते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में 2 पार्टीज थे, जिसमें एक साइड में यही है फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन वगैरह, दूसरे साइड जर्मनी, उस्मानी खिलाफत, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जिसमें एंड में विनर यही होते हैं और ये लूजर होते हैं और इसके एम्पायर तकसीम दर तकसीम होता है। ओटोमन एम्पायर इसके बाद एंड होता है इस जंग के एंड में। ठीक है। तो ये भी एक काज है वर्ल्ड वॉर 1 जिसमें
दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ बैठते हैं, क्योंकि वक्त की जरूरत थी कि एक दूसरे के साथ बैठे। बम्बई, कलकत्ता वगैरह ये डिटेल में हमने बात किया कि किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ बैठते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट्स के ऊपर कि इसमें क्या क्या चीजें हुई। सबसे पहले कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को कबूल कर लिया। कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि मुसलमान, सिर्फ मुसलमान ही को वोट दे सकते हैं। सही है, किसी नॉन मुस्लिम को वोट नहीं दे सकते। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये कबूल किया कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ। मुस्लिम लीग का हमेशा यही डिमांड थी कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, और अभी तक कांग्रेस इसी बात पे बजी थी कि नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट ठीक नहीं है, यहाँ से हिंदू मुस्लिम यूनिटी कमजोर पड़ेगी और इसके बीच में नफरतें बढ़ जाएगी। लेकिन अब इन्होंने मुस्लिम लीग का ये पॉइंट माना कि हाँ ठीक है, मुसलमान को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाएगा। फिर 1/3 सीट सेंटर की जो असेंबली है, इंटर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसी में मुसलमानों को 33% सीट के लिए भी रजामंद हुई कांग्रेस पार्टी। मुसलमानों की आबादी थी 25%, लगभग 1/4 बनती है आबादी का। लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ कंप्रोमाइज करके 1/3 सीट के ऊपर राजी हुआ, उनकी आबादी से ज्यादा सीटों के लिए राजी हुआ। तो इट मींस कांग्रेस अपनी जो सीटें 8% वो देगी मुस्लिम लीग को, क्योंकि 25% फिर 33%, लगभग 8% ज्यादा सीटें उसको दी गई। वो सीटें कहाँ से दी गई? वो कांग्रेस ने कुर्बानी दी कि हम आपको यही सीटें हम अपने आप को देंगे, आप लोगों को देंगे। वेटेज फार्मूले के ऊपर एग्रीमेंट हुआ। वेटेज फार्मूला क्या है कि अगर किसी सूबे में मुस्लिम मेजोरिटी में है, समझो 70% है, या हिंदू मेजोरिटी में है किसी तरह, और दूसरी कम्युनिटी 30% है, तो वहां पर जो असेंबली है, जो सीटें होंगे, जो ज्यादा आबादी वाले हैं समझो उसके थोड़े कम आएंगे, 60% आएंगे वहां के लोग अगर मुसलमान है, और या जो माइनॉरिटी है उसके सीटें बढ़ाए जाएंगे, वो 40% आएंगे। तो वेटेज फार्मूला यही है कि अगर किसी सूबे में कोई आबादी ज्यादा है किसी कम्युनिटी का, तो असेंबली में उनकी सीटें कम होंगी, जो माइनॉरिटी में उनकी सीटें बढ़ जाएगी, ताकि माइनॉरिटी के राइट को प्रोटेक्शन मिले। इस बात पे भी एग्रीमेंट हुआ। सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमने कहा था कि ये यूके में रहता था, प्राइम मिनिस्टर का वजीर था, जो जिनके हाथ में था इंडिया को संभालना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जैसे रेलवे वजीर का काम है रेलवे संभालना, इसी तरह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम था टू लुक आफ्टर इंडिया, और सेक्रेटरी के नीचे आ जाता था वायसराय। ठीक है, तो वाइस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, हालांकि ये बर्तानिया के अंदर है, उन्हीं का वजीर है। जैसे रेलवे का वजीर है, इस तरह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी उनका वजीर है। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का तनख्वाह जो था वो इंडिया देता था, इंडिया के खजाने से ही इसकी तनख्वाह अदा किया जाता था। तो यहाँ पर इन दोनों ने कहा कि हम मिलकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सैलरी जो है, हम अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि वो बर्तानिया के खजाने से ही अदा किया जाए, ना कि इंडिया के खजाने से अदा किया जाए। फिर उसका कौंसल था, कौंसल एक टीम था उनके पास, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अलग सा एक टीम था, लगभग इसके पास अपना डिपार्टमेंट है, उसके पास लोग हैं, लोग इसके साथ काम कर रहे हैं, और 25 बंदे थे इसके पास टॉप के, जो इनके पॉलिसी को जो है आगे चला रहे हैं। तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो कौंसल था, यही डिमांड था इसका, भाई इसकी जरूरत नहीं है, इनकी तनख्वाहें भी इंडियन दे रहे थे। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कौंसल है, 25 बंदे थे इसके अंदर, तो उसकी तनख्वाहें भी इंडिया के लोग दे रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा इसकी तनख्वाह बर्तानिया दे, और इसके जो कौंसल है उसको मुकम्मल तौर पर डिसबैंड किया जाए, खत्म किया जाए। हाफ ऑफ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय शुड बी इंडियन। तो यह भी कल मैंने बात की कि वायसराय के साथ पूरा एक टीम होता था जो उनकी पॉलिसी को आगे इम्प्लीमेंट करता था, जिसमें आपके पास फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर था, लॉ मिनिस्टर था,
डिफेंस मिनिस्टर था, पब्लिक वर्क मिनिस्टर था, पीडब्ल्यू पब्लिक वर्क, रेवेन्यू मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर था। ये बंदे वायसराय के अंडर काम करते थे। अब इसमें 1909 के रिफॉर्म में लॉ मिनिस्टर इंडियन आया, लेकिन बाकी सारे अंग्रेज थे। इसी में उन्होंने कहा कि हम मिलकर ये अंग्रेज सरकार से इस चीज की बात करेंगे कि यहाँ पर जो 6 बंदे उसमें से एटलीस्ट 3 बंदे इंडियंस होने चाहिए, 50% इंडियन होने चाहिए वाइस एग्जीक्यूटिव के जो लोग हैं। और इस तरीके से सुबह में भी उसका कौंसल हुआ करता था, गवर्नर का कौंसल, उसमें भी 5-6 बंदे होते थे। वो भी 50% इंडियन हो, सेंटर में भी 50% वजारत इंडियन के पास हो, जुडिशरी आजाद हो। पहले क्या होता था कि जज, चीफ जस्टिस इनकी अपॉइंटमेंट करते थे वायसराय, लेकिन अब इन्होंने डिमांड की कि वो अलग होना चाहिए, जजेस खुद मुख्तार होने चाहिए। जो जुडिशरी है उसका इन्फ्लुएंस, वायसराय का इन्फ्लुएंस जुडिशरी के ऊपर नहीं होना चाहिए, उनके फैसले के ऊपर असरअंदाज ना नहीं होना चाहिए वायसराय। फिर इसके बाद कस्टम, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, साल्ट, ओपिनियम, ये तमाम चीजें जो है, ऑल सोर्सेज मस्ट बी ट्रांसफर टू प्रोविंशियल असेंबली। इन चीजों के अलावा तालीम हो, हेल्थ हो, खजाना हो, जो भी चीजें हो, वो सूबे के अंदर ट्रांसफर होने चाहिए। दूसरे लफ्जों में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबा ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, सेंटर वीक होना चाहिए। ठीक है। डिमांड्स that all member of the council should have the right to ask supplementary question। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैंने कहा काउंटर क्वेश्चन है, कल वाली वीडियो आप देख के इसको मैंने डिटेल से बताया था। ठीक है, तो इसकी इसी तरीके से इसको बरकरार रखा जाए। कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल ओवर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मस्ट बी कर्टेल। दूसरे लफ्जों में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय के इख्तियारात को कम किया जाए। इन दोनों के बहुत ज्यादा पावर थे, तो उसको कम किया जाए, यही बात कर रहे हैं। सीट ऑफ द इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी इंक्रीज्ड। तो जो असम्बली है, वफाकी असम्बली, 1909 के रिफॉर्म में 60 बंदे हो गए, तो आप कह रहे थे कि ये बढ़ाकर 150 किया जाए। सही है, सूबाई कौमी असम्बली के सीटें 60 से बढ़ाकर 150 किए जाए, और उस 150 में जो बंदे होंगे वो उसमें 80% जो लोग हो वो इलेक्शन के जरिए आ जाए, बाकी 20% वाइसराय बेशक उसको अपॉइंट करे। ठीक है, यहाँ तक ये बात अगर समझ नहीं आ रही है तो पूछ सकते हो, मैं दोबारा उसमें समझा सकता हूँ। इन मुआहदे के बाद रिएक्शन कुछ अजीब सा आया कि सर सैयद के जो फॉलोअर्स थे, हार्ड कोर फॉलोअर्स जो थे सर सैयद के, वो इसके खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? उन्होंने कहा कि हिंदुओं के साथ हमें कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, और मुस्लिम लीग ने यहाँ पर पूरा मुआहदा किया। सर सैयद अहमद खान ने अपने जिंदगी में कहा कि मुस्लिम शुड बी अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम शुड नॉट मेक एनी कंप्रोमाइज विद कांग्रेस। जबकि अब यहाँ पर कंप्रोमाइज हुआ, तो इसलिए सर सैयद अहमद खान के जो ट्रू फॉलोअर्स थे वो भी इस मुआहदे के खिलाफ थे। फिर मुस्लिम लीग का एक रहनुमा था सर शफी, मोहम्मद शफी जो था वो भी इसके खिलाफ था, खास तौर पर वेटेज फार्मूले के खिलाफ था। ये बात हमने कहा कि वेटेज फार्मूले में पंजाब को नुकसान हुआ, बंगाल और पंजाब को। तो वेटेज फार्मूले में यह था कि पंजाब में मुसलमान जो थे वो 56% थे जब कंबाइन पर पंजाब था। तो 56% जब मुसलमान था, तो मैंने कहा जो मेजोरिटी लोग हैं उनकी आबादी सीटें कम किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सीटें मुसलमानों को 50 की गई, 6% उसको कम किया गया सीटें उनकी आबादी से। इस वजह से सर शफी चूंकि पंजाब का था,
ठीक है, ये पंजाबी लीडर था, तो इसलिए इस मुआहदे के वो खिलाफ था। सरशफी वॉज अगेंस्ट लखनऊ पैक्ट। बंगाली भी इसके खिलाफ थे। बंगालियों के साथ भी कुछ इस तरह हुआ। बंगाली थे 53% मुस्लिम, लेकिन वेटेज फार्मूला उसके तहत सीटें कम हो गई, लगभग 48% सीटें इनके रह गए। सही है, मैंने कहा कि आबादी अगर मेजोरिटी है तो उसकी सीटें कम किया जाएगा। तो इस वजह से बंगाली लोग भी इस मुआहदे के खिलाफ थे। सैयद आमिर अली ने अपना अलग एक तंजीम भी बनाया, कुछ वक्त के लिए ये मुस्लिम लीग के भी खिलाफ हो गया और अपना एक अलग इसने तंजीम बना दिया। इसके अलावा हिंदू महासभा, ये कट्टर हिंदू थे, वो भी इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों मुसलमानों को दिया गया, 1/3 सीट क्यों दिया गया। कांग्रेस ने बहुत ज्यादा हिंदुओं के जो चीजें थी, जो हकूक थे, वो मुसलमानों को दिए गए यहाँ पर। तो ये भी इसके खिलाफ था, मुआहदे के खिलाफ था। तो ये चार बंदे उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, इसके खिलाफ रहे। आज मेरा गला खराब है इसलिए थोड़ा क्विक क्विक बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंस इसका क्या है, लखनऊ पैक्ट का। लखनऊ पैक्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी, फॉर अ टाइम बिंग ये यूनिटी पैदा हुई, और आगे 5-6 सालों के लिए हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद बरकरार रहा। हिंदू मुस्लिम के बीच में गिलवे शिकवे, जितने भी गिले शिकवे थे, वो खत्म हो गए। और आगे खिलाफत मूवमेंट में भी दोनों साथ रहे, दोनों ने साथ ही स्ट्रगल किया, साथ ही अंग्रेज सरकार के ऊपर प्रेशर डाला। और खिलाफत मूवमेंट में तो इतने साथ रहे कि टाइम में ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर यहाँ से भाग जाएंगे। तो इतनी यूनिटी मुस्लिम हिंदू के बीच में पैदा हुई। दोनों ने साथ मिलकर होम रूल मूवमेंट भी चलाया। होम रूल मूवमेंट इसलिए चली जिसमें डिमांड की गई कि हिंदुस्तान पर इख्तियार हिंदुस्तान के लोगों का होना चाहिए। तो इसमें भी दोनों ने स्ट्रगल किया, खिलाफत में भी दोनों ने स्ट्रगल किया। दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत की बातें बढ़ गई। हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के साथ बैठने लगे। इस एस्टेब्लिश कॉर्डियल, कॉर्डियल मतलब दिल्ली ताल्लुकात। सही है, तो मतलब अच्छा मुआहदा था, दोनों के बीच में नफरतें खत्म हुई, दोनों के बीच में ताल्लुकात बढ़ गए, मुस्लिम लीग कांग्रेस भी साथ बैठने लगी। हाँ, तो मुस्लिम लीग कांग्रेस भी साथ बैठने लगी, ठीक है। फिर आगे चलकर द लखनऊ पैक्ट also helped to establish cordial relation between two prominent groups of कांग्रेस। सही है, कांग्रेस में दो किस्म के लोग थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे, एक मॉडरेट थे। कांग्रेस में जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो लाल बाल पाल, तीन बंदे थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, ये एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। ये चाह रहे थे कि भाई बंदूक के जरिए और किसी भी तरीके से अंग्रेजों को निकालो। बाकी गोपाल कृष्णा जो लीडर था, वो समझ रहे थे कि नहीं, हमें पीसफुल तरीके से कंप्रोमाइज के साथ अंग्रेजों से बातचीत करके रिफॉर्म्स लाना है। वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज भी यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर वो जो हमारे लिए छोड़ेंगे, एक स्टेब्लिश गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी हमें देंगे, कुछ रिफॉर्म्स हमें देंगे, ताकि बाद में चलकर इंडिया का चलाना भी हमारे लिए आसान हो। जबकि ये तीन बंदे समझ रहे थे कि भाई अंग्रेज को यहाँ से निकालो। लेकिन ये लखनऊ पैक्ट में ये दोनों धड़े मौजूद थे। और यहाँ तक 1907 से कांग्रेस भी तकसीम थी। 1907 से लेकर 1916 तक कांग्रेस में दो किस्म के लोग थे और पार्टी भी तकसीम थी। लेकिन 16 में दोनों ये विंग्स जो थे, ये मिलकर मुस्लिम लीग के साथ मुआहदा करते, और दोनों की भी या इस मीटिंग में जो तहफुजात है वो खत्म होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंस है कि लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस भी जुड़ जाती है बीच में। जिन्ना एडुकेटेड अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम फॉर 20 years later।
लेकिन इन 1916 ही वॉज एम्बेसडर ऑफ मेंबर ऑफ बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो यहाँ पर कायद आजम का जो रोल था वो भी इम्पोर्टेंट था, और कायद आजम को भी फेम मिला इसी लखनऊ पैक्ट से। उसके आगे पॉलिटिक्स में भी बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार अदा हुआ, और इसी की वजह से वो मुसलमानों के भी नजरों में आ गए कायद आजम। उसकी पर्सनल पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज होती है। सेपरेट इलेक्टोरेट बड़ी पॉइंट थी इसमें, जिसमें कांग्रेस ने पहली दफा इस बात के ऊपर एग्री हुआ कि मुसलमानों को हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। जो दूसरे लफ्जों में मतलब यही था कि कांग्रेस ने मान लिया कि मुसलमान एक डिफरेंट नेशन, एक सेपरेट नेशन है। तो टू नेशन ओपनली तो उन्होंने नहीं माना, लेकिन इस एक्ट के जरिए उन्होंने मान लिया कि मुस्लिम मुस्लिम जो है वो अलग एक कौम है। और इसका ये फायदा आगे पहुंचता है कि पाकिस्तान के मूवमेंट में भी ये सेपरेट नेशन वाली बात के जरिए ही हमने पाकिस्तान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर एंड होता है टॉपिक। मजीद बात हम कल करेंगे, आज मेरा गला भी खराब है, तो इसलिए नेक्स्ट टॉपिक मैं आज नहीं पढ़ा सकूंगा, वरना टाइम तब पढ़ा लेते। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये वीडियो आपको जो है यूट्यूब में मिलेगा, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।